हेलो दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल पर आपका स्वागत है। तो अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने इसके फर्स्ट और सेकंड स्टैंजा ओ टू द वेस्ट विंड जिसे लिखा है पर्सी शैली ने, तो इनको फर्स्ट और सेकंड स्टैंजा को डिस्कस किया था। तो आज हम इसके रिमेनिंग पार्ट को जो है पूरी तरह कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। ये है थर्ड स्टैंजा। Thou who didst waken from his summer dreams, the blue Mediterranean, where he lay, lulled by the coil of his crystalline streams. तो जैसा कि हम सब जानते हैं, ओ टू द वेस्ट विंड की जो है इसकी बात की है, उसकी फोर्स की, उसकी अनकंट्रोलेबल पावर की, उसको प्रेज़ किया है पर्सी शैली ने वेस्ट विंड को, और उसको प्रिजर्वर भी कहा है और डिस्ट्रॉयर भी कहा है। तो उसी वे में आगे बढ़ते हुए वो कहते हैं कि अब यहाँ पर जो है इस स्टैंजा में है, इसमें इन्होंने जो पी शैली है, उन्होंने उसका जो कॉन्टैक्ट है, उसको जो कंपेयर किया है, उसको जो क्या है वेस्ट विंड है, उसको मेडिटेरेनियन सी के साथ जो है उसके कनेक्शन को बताया है, कैसे जो है उसकी पावर को एक समुद्र भी महसूस करता है, उसमें भी वो चेंजेस ले आता है जो वेस्ट विंड है। Thou who didst waken from his summer dreams the blue Mediterranean sea। देखिए ब्लू मेडिटेरेनियन सी की यहाँ बात हो रही है, तो वो कह रहे हैं, पॉइंट जो कहते हैं कि तुमने जो है जगा दिया है ब्लू मेडिटेरेनियन सी को, उसकी समर की जो ग्रीष्म ऋतु की जो उसकी नींद थी, यानी कि वो शांत, बिल्कुल काम और शांत था। अब तुम वेस्ट विंड हो, अनकंट्रोलेबल हो, तुम बहुत ज़्यादा जो हो स्विफ्ट हो, तो तुम्हारी जो ताकत है उसने उसके पानी में भी, एक समुद्र के वाटर में भी हलचल मचा दी है, यानी कि उसको नींद से जगा दिया है। वेयर ही ले, जहाँ पर ये सो रहा था, लर्ल्ड बाय द कोयल ऑफ हिज क्रिस्टलिन स्ट्रीम। अब जो समुद्र है वो सो रहा था, कैसे सो रहा था, कहाँ पर सो रहा था, जो कि लर्ल्ड होता है एक लोरी सुनाकर, बड़े प्यार से सोया हुआ था। क्रिस्टलिन, बिल्कुल क्लियर जो उसकी स्ट्रीम्स है, उसकी धाराएं हैं, वाटर है, उसमें वो शांति से सोया हुआ था। बिसाइड अ प्यूमी साइल इन बेज बे। तो यहाँ पर जो एक लोकेशन की, डायरेक्ट लोकेशन की बात की गई है, बेज बे है, ये इटली में नेपल्स है, वहाँ पर बे ऑफ बेज है, वहाँ पर जो है एक पत्थरों का आइलैंड बना हुआ है। तो वहाँ पर जो ये ब्लू मेडिटेरेनियन सी है, शांति से अपनी जो क्लियर क्रिस्टल वाटर है उसके साथ आराम से सोया हुआ है। एंड सॉ इन स्लीप एंड पैलेसेस एंड इन टावर्स। और फिर से वो कहते हैं कि सो किसने देखा, यानी ये जो सोया हुआ समुद्र है, मेडिटेरेनियन सी है, अपने ख्वाब में, अपने जो नींद है उसमें क्या देखता है, ये पुराने पैलेसेस को और टावर्स को देखता है। क्यूवरिंग विद इन द वेव्स इंटेंसर डे। इंटेंसर डे यानी कि चमकदार जो दिन है, धूप की जो रोशनी है उसमें जो शिमर कर रहा है, क्यूवरिंग शिमर कर रहा है, क्योंकि पानी में जो एक इमेज बनती है, जब सूर्य की किरणें समुद्र के पानी पर पड़ती हैं तो एक चमकदार सी जो इमेज बनती है, वो उसको बता रहे हैं कि वो पड़ रही है, और उसमें जो है वो सो रहा है समुद्र, और वो अपने ख्वाब में क्या देखता है, ओल्ड पैलेसेस एंड टावर्स, जो कि वक्त के साथ जो समुद्र के पानी है उसमें गर्क हो चुके हैं, उसमें वो डूब चुके हैं, और उन सब के ऊपर वो बताते हैं ऑल ओवर ग्रोन विद अज्योर। अज्योर होता है बिल्कुल नीले आसमान की तरह, स्काई ब्लू, नीले रंग की। मोस यानी काई, तो वहाँ पर उन सब के ऊपर क्या जम चुकी है, आ चुकी है काई, आ चुकी है नीले रंग की। एंड फ्लावर्स, और जो मरीन वेजिटेशन है, यानी कि समुद्री जो जंगली पौधे हैं, फूल हैं, वो वहाँ पर उग गए हैं। सो स्वीट द सेंस पेंस पिक्चर इन देम। वो कहते हैं कि ये जो नज़ारा है, ये जो एक पूरी पिक्चर वहाँ पे इमेज जो है, तो उसको देखकर वो फेंट हो गए। फेंट यानी वो खुशी से बताते हैं कि इतना खूबसूरत नज़ारा है कि वो बयान ही नहीं कर सकते। उनकी जो सेंसेस हैं वो कम्प्लीटली जो है फेंट हो चुकी हैं, वो बताने के इस अवस्था में नहीं हैं। दाव फॉर हुज पैथ द एटलांटिक्स लेवल पावर्स क्लीव देमसेल्फ इनटू कैस्म। अब यहाँ पर वो फिर से जो है वापस से जो अपनी जो अटेंशन है वो वेस्ट विंड पर लाते हैं पर्सी शैली, और बताते हैं कि जो ये वेस्ट विंड है, दाव, कि तुम हुज पैथ एटलांटिक्स लेवल पावर्स, तुम्हारे लिए एटलांटिक जो ओशंस है वो भी जो है रास्ता दे देता है, क्योंकि तुम जो अपना वो, तो यहाँ पर वो कहते हैं कि जो वेस्ट विंड है वो अपना रास्ता अटलांटिक ओशन में भी बना लेती है, यानी कि वो समुद्र से भी ज़्यादा ताकतवर है, इतनी स्विफ्ट है, इतनी अनकंट्रोलेबल है। और क्लीव देमसेल्व्स इनटू कैस्म, और उसमें भी जो है क्लीव होता है
फोड़ देना, ओकेज़्म होता है गहरे गहरे गड्ढे, उसमें भी गहरे गहरे गड्ढे वो बना देती है, यानी कि वो जो उसके जो बीनीथ द उसके वाटर है वहाँ पर भी गहरे गड्ढे हवा से जो है उसकी तेज़ पावर से जो बन जाते हैं। वाइल फार बिलो द सी ब्लूम्स, और जो उसके नीचे वाटर के जो नीचे अगर हम जाएं, सी ब्लूम्स यानी कि जो वहाँ पर फूल उगते हैं, ऊजी वुड जंगली पौधे उग जाते हैं। विच वेयर द सेपल्स फोलिएज, सेपल फोलिएज यानी बिना फूल पत्तियों के जो वेजिटेशन होती है ऑफ द ओशन, और उसके समुद्र के पानी के नीचे भी जो है फूल पत्ती जो उगे हुए हैं, जंगली पौधे उगे हुए हैं बिना फूल पत्तियों के। नो दाई वॉइस, तुम यानी कि वो तुम्हारी आवाज़ को पहचानते हैं। जब तुम चलती हो तो पानी में बहुत शोर होता है, इतनी ताकत से तुम चलती हो, इतना कि नहीं कि ऊपर का जो समुद्र है वो ही नहीं, समुद्र के अंदर की जो ज़िंदगी है, वेजिटेशन है, उस पर भी तुम्हारी ताकत का असर पड़ता है, वो भी तुम्हारी आवाज़ को महसूस करते हैं। सडनली ग्रो ग्रे विथ फेयर, और वो अचानक ही तुम्हारी आवाज़ के शोर से डर से कांपने लगते हैं, ग्रे हो जाते हैं। एंड ट्रेम्बल एंड डिस्पॉइल देम्स, उनके पत्ते जो है स्पॉइल हो जाते हैं, झड़ जाते हैं, या भी वो मुरझा जाते हैं, डर से कांपते हैं, ट्रेम्बल करते हैं। ओ हेयर, ओ लिसन टू मी, और वो फिर से कहते हैं ओ वेस्ट वाइल्ड वेस्ट विंड, मुझे सुनो, मेरी बात को सुनो। अभी हमने थर्ड स्टैंजा किया है, तो यहाँ पर जो है थर्ड स्टैंजा कंप्लीट होता है और फोर्थ स्टैंजा की तरफ बढ़ते हैं हम। इफ़ आई वर अ डेड लीव दाउ माइटेस्ट बियर, इस स्टैंजा में जो है कवि जो है अपनी एक डिज़ायर, अपनी इच्छा को बयान करते हैं कि वो चाहते हैं वेस्ट वाइल्ड विंड जो है वो उसको उन्हीं जो पत्ते, क्लाउड और वेव की तरह उसको भी ऐसे ही अपलिफ्ट करे, ऊंचा उठाए, यानी कि उसकी थॉट्स को इतना ऊंचा उठा दे कि वो पूरी मैनकाइंड पर उसका इफ़ेक्ट पड़े, तो उसको पूरी दुनिया में फैला दे। तो चलिए देखते हैं, अच्छे से समझते हुए चलिए फ्रेंड्स। इफ़ आई वर अ डेड लीफ, अगर मैं एक सूखा पत्ता होता, दाउ माइटेस्ट बियर, तो तुम मुझे भी इसी तरीके से ऊपर उठा देती। इफ़ आई वर अ स्विफ्ट क्लाउड, अगर मैं एक तेज़ बादल होता तो तुम मुझे भी ऐसे ही फ्लाई करती, बहा कर ले जाती। अ वेव टू पांट beneath दाई पावर, और अगर मैं एक वेव होता, एक जल यानी एक लहर होता, पानी की एक लहर होता, तो मैं भी तुम्हारी जो है जो पावर है उसको महसूस करता, तो मुझे भी ऐसे ही आगे की ओर धकेलती। एंड दाई शेयर द इम्पल्स ऑफ दाई स्ट्रेंथ, और तुम्हारी जो ये स्ट्रेंथ है मैं उसको महसूस करता। ओनली लेस फ्री देन दाओ, मैं भी फ्री हो जाता, मैं भी तुम्हारी तरह जो है स्विफ्ट बनता, फ्री बनता, इधर उधर कहीं भी जा सकता। देन दाओ, मैं होता बट देन फ्री, देन दाओ पर लेस होता, यानी तू होता फ्री पर तुमसे कम होता। तुम तो बिल्कुल ही अनकंट्रोलेबल हो, स्विफ्ट हो, फ्री हो, तुम्हारी पावर को कोई मैच नहीं कर सकता। इफ़ इवन आई वर एज इन माई बॉयहुड, अगर ऐसा जैसा कि मैं अपने बॉयहुड में था, कुड भी ऐसा होता, कुड बी द कॉमरेड ऑफ दाई वंडरिंग्स ओवर हेवन, तो मैं तुम्हारा कॉमरेड बन जाता, तुम्हारा दोस्त बन जाता, जो कि ऊपर हेवन यानी आसमानों में जो घूमता है, तो मैं भी तुम्हारे साथ जो है दोस्त बनकर अगर मैं बचपन वाला बच्चे, एक बच्चे की तरह होता, तो मैं भी तुम्हारे साथ ऐसे ही घूमता आकाश में, तुम्हारे दोस्त की तरह। एज देन, और तब वेन टू आउटस्ट्रिप द स्काई स्पीड, स्कार सीम्ड अ विजन, वो कहते कि तब मैं शायद तुम्हारी जो स्पीड है उसको मतलब पछाड़ तो नहीं सकता तुम्हें, ये जो विज़न, अब वो कह रहा है कि ये जो विज़न है ये मुझे कम डरावना लग रहा है, कम जो है मतलब डरा रहा है कि मैं तुम्हारे साथ उड़ता, हेवंस में जाता, यानी आसमानों में, दूर ऊंचे आसमानों को जानता, देखता, और तुम्हारी जो स्पीड है उसको मैं थोड़ा सा पछाड़ भी देता। आई वुड नेवर हैव स्ट्रीवन, आई वुड नेवर हैव स्ट्रीवन एज दस विद दी इन प्रेयर इन माई सोर नीड, और तब मैं आई वुड नेवर हैव स्ट्रीवन, तब मैं तुमसे बिल्कुल भी मतलब इस तरीके की जो है मांग नहीं करता कि एज दस दी इन प्रेयर इन माई सोरनेट, जैसे कि अब जो है मुझे ज़रूरत है तुम्हारी और मैं तुमसे प्रेयर कर रहा हूँ, मुझे अपलिफ्ट करो एज अ क्लाउड, एज अ लीफ और एज अ वेव। तब अगर मैं बॉयहुड के दिनों में होता, तब मैं तुमसे ऐसी कोई भी जो है प्रे नहीं करता, कोई भी तुमसे मांग नहीं करता, तब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे दोस्त की तरह आगे बढ़ता। एज दस विद दी इन प्रेयर माई सोल, जैसे कि अब मैं तुमसे मांग रहा हूँ, मांग कर रहा हूँ अपनी ज़रूरत के क्षणों में। ओ
यानी वेस्ट वाइल्ड में लिफ्ट मी, मुझे ऊपर उठाओ, एज अ वेव, अ लीफ, अ क्लाउड, आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ, आई ब्लीड। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मैं जो हूँ एक थॉर्न्स ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के जो दुख हैं, कष्ट हैं, उनसे जो है मैं थक चुका हूँ, मैं उन पर, उनके कांटों पर है ज़िंदगी, जो कांटों भरी जो ज़िंदगी है उस पर मैं बार बार गिर रहा हूँ, और गिरने की वजह से मैं बार बार खून में लथपथ हो रहा हूँ, मेरा खून बह रहा है। तुम मुझे ऐसा करो प्लीज़, मुझे अपलिफ्ट करो, मुझे ऊंचा उठाओ, मुझे बहा कर ले जाओ, चाहे तुम मुझे एक वेव की तरह ले जाओ, चाहे एक लीफ की तरह, चाहे एक क्लाउड की तरह। अ हैवी वेट ऑफ आवर्स, A heavy weight of ours has chained and bowed one to like thee, tameless, swift and proud। इन लाइन्स में जो है वो टाइम की बात कर रहे हैं, समय की बात करते हैं। पीबी शैली वो कहते हैं, वेस्ट विंड को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जो समय है, वेट ऑफ आवर्स है, ये जो समय है, यानी ये जो एक तरीके से जो ज़िंदगी का जो वक्त चलता है, ये जो वक्त है, इसने उन्हें थका दिया है, ये बहुत सख्त है, और उसने उन्हें चेंज कर दिया, उन्हें बांध दिया। यानी वो ज़िंदगी की जो समय की जो ज़रूरतें हैं, ज़िंदगी को चलाने की जो ज़रूरतें हैं, उनमें वो बंध चुके हैं, रिश्तों में बाउट, और वो पूरी तरह झुक गए हैं, यानी कि अब वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वन टू लाइक थी, और ये समय भी कैसा है, आपकी तरह ही है। ओ वेस्ट वाइल्ड विंड, तुम्हारी तरह ही टेमलेस है, यानी इसे अपना गुलाम नहीं बनाया जा सकता। स्विफ्ट है, तेज़ है, प्राउड है, इसी तरह है, बिल्कुल अनकंट्रोलेबल, जैसे कि तुम हो। तो यहाँ पर जो है फोर्थ स्टैंजा कंप्लीट होता है। तो हमने अच्छे से फोर्थ स्टैंजा को भी समझ लिया है। तो अब ये लास्ट स्टैंजा है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, फिफ्थ स्टैंजा, लास्ट स्टैंजा, इसको हम अच्छे से लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं। फिफ्थ स्टैंजा, मेक मी दाई लायर। लायर होता है एक इंस्ट्रूमेंट, बाजा होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। तो उसका वो वर्ड जो यूज़ किया गया है, मेक मी दाई लायर, तो वो वेस्ट विंड को फिर से एड्रेस करते हैं, उसको बुलाते हैं और कहते हैं तुम मुझे अपना एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट भी चाहे मुझे एक अपना इंस्ट्रूमेंट बना लो म्यूज़िकल, इवन एज द फॉरेस्ट इज़, जैसे कि तुम फॉरेस्ट में कार्य करती हो। व्हाट इफ़ माई लीव्स आर फॉलिंग लाइक इट्स ओन, जैसे कि तुम फॉरेस्ट में, जंगल में जब चलती हो और एक म्यूज़िक, पत्तों में जब हवा बहती है तो सरसराहट की आवाज़ आती है, तो उसी तरह मुझे भी तुम अपना म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बना लो। व्हाट इफ़ माई लीव्स आर फॉलिंग लाइक इट्स ओन, द टमल्ट ऑफ दाई माइटी हारमोनीज। अब इन लाइंस में जो है वो कवि ये कहते हैं कि जो मेरे पत्ते हैं, यानी इच्छाएं हैं या मेरे आइडियाज़ हैं या मेरी सोच है, वो भी इन पत्तों की तरह गिर रही है। तो यहाँ पर जो पर्सनिफाई किया गया है, द टमल्ट ऑफ दाई माइटी हारमोनीज, और जो है तुम्हारी जो हारमोनीज़ है, तुम्हारा जो म्यूज़िक है, उसके शोर में विल टेक फ्रॉम बोथ अ डीप ऑटमनल टोन। अब वो जो है एक ऑटम की टोन जो है उसमें बनती है, और वो जो टोन है वो मुझे यहाँ से दूर ले जाएगी। विल टेक फ्रॉम बोथ अ डीप, मुझे भी ऐसे ही यहाँ से उड़ा कर ले जाएगी, जैसे कि जंगल में पत्तों में सरसराहट की आवाज़ होती है, वो शोर होता है, वैसे ही मेरा भी जो आइडियाज़ हैं, मेरी सोच है, मुझे भी तुम इन्हीं सरसराहट आवाज़ की तरह ले जाओ। स्वीट दाउ इन सैडनेस, ये बेशक इसमें एक सैड नोट होता है जब सरसराहट की आवाज़ होती है, पर अपने आप में ही ये एक स्वीट नोट है। बट बी दाउ स्पिरिट फियर्स, मुझे भी अपनी ही तरह बना लो स्पिरिट, जैसे कि तुम बेकाबू एक फियर्स, एक बहुत ताकतवर एक स्पिरिट हो, मुझे भी ऐसी ही एक स्पिरिट बना दो। बी दाओ मी, और मुझ में समा जाओ, मुझ में शामिल हो जाओ। इम्पैचुअस वन, इम्पैचुअस वन, जैसे कि ना कंट्रोल किया जा सके, तो ऐसे ही तुम मुझे भी अपनी तरह बना लो। ओ वेस्ट वाइल्ड विंड, ड्राइव माई रेड थॉट्स ओवर द यूनिवर्स, और जो मेरे विचार हैं जो एक तरह पड़े हुए हैं, इनमें कोई जान नहीं है, बेजान जो मेरी थॉट्स हैं, तुम इनको भी अपने साथ उड़ा कर ले जाओ और पूरे यूनिवर्स में फैला दो, पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में इनको फैला दो। लाइक विदर्ड लीव, जैसे कि सूखे हुए पत्तों को तुम उड़ा कर ले जाती हो और हर जगह बिखेर देती हो। टू क्विकन ए न्यू बर्थ, ताकि जो है नया जो जन्म है, क्योंकि जब डेड लीव्स हटते हैं तभी न्यू लीव्स का जन्म होता है, इसी तरीके से जब मेरी ये डेड थॉट्स जो है ये हट जाएंगी, यूनिवर्स में स्कैटर हो जाएंगी, तो नई थॉट्स का जन्म होगा। एंड
बाय द इनकेंटेशन ऑफ दिस वर्स, और मेरी इन दैट थॉट्स को वो कह रहे हैं कि ये जो वर्स है, ये जो रचनाएं जो कवि वो करता है, उनको कह रहा है कि जब ये फैल जाएंगी और जब इनमें जान पड़ जाएगी, अभी ये डेड है क्योंकि अभी तक जो है यूनिवर्स में पूरी दुनिया ने इनको नहीं जाना है, उनकी सोच को, उनके विचारों को अभी तक जो है वो नहीं जाना है। तो दोस्तों हम यहाँ ये बता दें कि जो पर्सी वैसी शैली थे वो काफ़ी एग्रेसिव नेचर के थे, उनकी जो सोच थी वो काफ़ी ज़्यादा हाई थी और वो काफ़ी ज़्यादा और वो काफ़ी क्रांति लाने वाले उनके विचार थे। तो यहाँ कहीं ना कहीं उन्होंने इन थॉट्स को बताया कि अभी जो है उनकी थॉट्स डेड हैं और जैसे ही ये जो वेस्ट वाइल्ड विंड है इसको उड़ाकर ले जाएगी, इनको पूरे यूनिवर्स में फैला देगी, तो उसका जो जादू है, यानी उनकी रचनाएं हैं, उनकी थॉट्स है, उनका जो जादू है वो सब जगह फैल जाएगा। एज फ्रॉम एन अनएक्सटिंग्विश्ड हर्थ एशेज एंड स्पार्क्स, जैसे कि एक हर्थ यानी एक अंगीठी होती है बिना बुझी हुई, जब उसको बुझाया नहीं जाता और उसमें से एशेज और एशेज यानी राख और स्पार्क्स यानी चिंगारी निकलती रहती है, हवा चलती है, ज़रा सी फूंक भी अगर उन्हें उसमें हम मार दें तो वो जो उड़कर एकदम राख जो है और चिंगारी जो है इधर उधर फैलने लगती है। उसी तरह ये जो वेस्ट विंड है, उनकी जो सोच है, उनकी वर्स है, उनकी रचना है, उनको उड़ाकर ले जाएगी और इस तरह ही फैला देगी, जैसे कि एक अंगीठी जिसे बुझाया नहीं गया अभी तक। माई वर्ड्स अमंग मैनकाइंड, और उनके जो शब्द हैं, रचनाएं हैं, पूरे मैनकाइंड में, पूरी मानवता के भले के लिए वहाँ पर फैल जाएंगे। बी थ्रू माई लिप्स टू अवेकन्ड अर्थ, और उनके लिप्स यहाँ पर कहा जा रहा है उनकी रचनाओं को, उनकी आवाज़ को, उनकी जो आवाज़ है वो पूरी जो अनअवेकन्ड, जो अभी ये जो पूरी दुनिया है, पूरी मानवता है सोई हुई है, उनके जो रचना है, उनकी आवाज़ है, उसके थ्रू वो जाग जाएगी। और जागेगी कैसे? जब उनकी जो रचनाएं हैं, उनके आइडियाज़ हैं, उनकी थॉट्स हैं पूरी मैनकाइंड में पहुंचेंगे और लोग जो हैं उनके विचारों से को जानेंगे और समझेंगे, तो उनकी थॉट्स जो अपने आप चेंज हो जाएंगी। द ट्रम्पट ऑफ प्रोफेसी, और ये क्या बन जाएंगी? उनकी जो आवाज़ है, उनकी जो थॉट्स हैं, विचार है, वो एक प्रोफेसी, यानी प्रोफेसी होता है फ्यूचर के बारे में जो बताया जाता है, उसको कहा जाता है प्रोफेसी। तो ये एक कॉल बन जाएगी, यानी कि एक आवाज़ बन जाएगी फ्यूचर के लिए कि लोगों को अपने फ्यूचर को कैसे संवारना है, कैसे जो है प्रेजेंट टाइम में जो मुश्किलें हैं, जो गलत एक पैथ पे वो चल रहे हैं या चीज़ें जो गलत हो रही हैं आसपास, उसको वो बदलेंगे। ओ विन, इसलिए वो फिर से उसको एड्रेस करते हैं वेस्ट वाइल्ड विंड को। ओ विन इफ़ विंटर कम्स, फिर वो कहते हैं कि अगर विंटर आ चुकी है, कैन स्प्रिंग भी फार बिहाइंड, क्या जो स्प्रिंग का मौसम है वो काफ़ी कुछ ज़्यादा दूर रह गया? नहीं, ज़्यादा दूर नहीं रहता है। कि इनका कहने का भाव ये है कि जब विंटर का सीज़न आ चुका है तो जो बहार है, जो स्प्रिंग का सीज़न है, वो भी जल्द ही आ जाएगा। इन लाइन्स में उनके कहने का भाव ये है कि यदि दुख के दिन आते हैं तो सुख के दिन भी ज़्यादा दूर नहीं होते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमने एक अच्छी कोशिश की है इस पोएम को, इस ओड को अच्छे से डिस्कस करने की। तो अगर आपको हमारा जो वर्क है, हमारा जो ये लेक्चर है, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको हमारी ये जो लेक्चर है ये कैसा लगा, हमारी ये वीडियो कैसी लगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।